हेलो ऑल, वेलकम टू दी ब्लॉगिंग चैनल। सो आज हम करने वाले हैं पॉडकास्ट बेसिकली उन बच्चों के लिए जो 11th में साइंस लेना चाहते हैं। और मेरे को लगता है जो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं उनसे अच्छा आपको साइंस टीम के बारे में कोई नहीं बता सकता। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको पता चल ही जाएगा जब वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे गेस्ट जो हैं उनका नाम है रिदम श्रीवास्तवा। ओके, तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ रिदम, जिससे बाकी बच्चों को पता चल सके। Sure, sure, sure. So first of all, I want to thank you, Bharat Bhai, for inviting me on your channel. And so, guys, मेरा नाम रिदम श्रीवास्तव है and currently I am pursuing my MBBS third year from GSVM Medical College, Kanpur. I cracked NEET in 2019 with overall percentile of 99.72. मेरे केमिस्ट्री में 99.91 थे, फिजिक्स में 99.71 थे एंड बायोलॉजी में 97.65 थे. सो दीज आर माय क्रेडेंशियल्स. ठीक है. कुछ ऐसी जर्नी रही, अपन ने नीट 2019 में क्रैक किया और आज अपन थर्ड ईयर में है. तो इतना आपको ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि हु एम आई. बाकी तो आप जो आपके क्वेश्चंस आए उसका जवाब देके आपको पता चल जाएगा हु एम चलो बिल्कुल। आई. तो बेसिकली हमने पहले भी एक वीडियो करी थी, बहुत सारे बच्चे रिदम को जानते ही होंगे क्योंकि हमने एक मेन पॉइंट स्टडी पे भी डाली थी। और रिदम का भी यूट्यूब चैनल है, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा होगा हम दोनों के फ्रेम के नीचे। ठीक है। तो हमने एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें बोला था कि, और रिदम ने भी बोला था कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आए हैं, ऑल हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि आपको पता है कि रिदम की भी स्टडी वगैरह चल रही है और थोड़ा सा काम वगैरह होता है। तो बट दोबारा से हम शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन है हम सारे वन बाय वन आपके सारे के सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। तो रिदम, ये पहला क्वेश्चन आया एक बच्चे का। तो उन्होंने बोला है, सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ही जेन्युइन डाउट है, और जो क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता, तो बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन है, सर साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, बोथ मैड में और नॉन मैड में, और एडिशनल सब्जेक्ट भी। देखो, साइंस में बेसिकली क्या होता है, अपने पास ऑप्शन देखो. साइंस में क्या है? साइंस मतलब होता है दैट कंप्राइजेस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ठीक है ना. एक होती है अपनी पीसीएम, होती है जिसमें अपन पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. और एक होती है पीसीबी, जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कहते हैं. अब देखो, अपन को ट्वेल्थ का जो एग्जाम देना रहता है, कोई भी बोर्ड से हो, आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं. टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं. आप एक और एडिशनल ले सकते हो. ठीक है. एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, दैट इज इंग्लिश. सपोज अगर आपने पीसीएम भी लिया तो आपका पांचवा सब्जेक्ट इंग्लिश बन गया. आपने पीसीबी लिया तो आपका चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश बना. और पांचवा सब्जेक्ट आपकी अपनी चॉइस हो जाएगी. जैसे आपने देखा होगा लोग फिजिकल एजुकेशन लेते हैं. जैसे मैंने कंप्यूटर लिया था, मेरे को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था. कोई हिंदी लेता है, तो मतलब ये ऑप्शन. और आप अगर रीजनल बोर्ड से हो तो आपके पास लैंग्वेज का भी ऑप्शन रहता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल तो आपके पास बंगाली का ऑप्शन होगा. जस्ट लाइक दैट आपके पास रीजनल लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन होता है. बाकी छठवें सब्जेक्ट का भी कुछ जगह होता है, एडिशनल सब्जेक्ट आप ले सकते हो. इसी तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं. तो बेसिकली आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने में ये रहता है. बिल्कुल। अब मेड लो चाहे नॉन मेड लो. मैड का वही पीसीबी हो, मतलब नॉन मैड का पीसीबी हो गया, और पीसीबी जो हो गया वो ना मैड का हो मेड गया। का. हाँ पीसीबी हो हाँ. गया है ना। पीसीएम उसका हो गया. हाँ हाँ. हाँ जी। पीसीबी बायोलॉजी आपका मेड का हो गया एंड पीसीएम हो गया नॉन मेड का. ओके। सिंपल एज तो दैट. ऑल या. दो एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर बच्चों का एक और क्वेश्चन था, वो अभी नीचे आएगा तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो रिदम, जो तीसरा क्वेश्चन था ना एक बच्चे का, वो ये था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है। एंड अभी रिजल्ट नहीं आया सीबीएसई का, तो ये सवाल तो बच्चों का बहुत ही जेन्युइन है। बट कुछ बच्चों का आ चुका है, जैसे हरियाणा बोर्ड का। तो उनका कहना है कि सर मेरे 65% मार्क्स है, ओवरऑल परसेंटेज है, साइंस लेने का मन है, एंड साइंस स्कूल वाले देने के लिए रेडी भी हैं, क्योंकि मैंने देखा मैक्सिमम जो है वो प्राइवेट स्कूल के दे देते हैं। तो कॉमन है बहुत दिल्ली के अंदर भी। बिल्कुल. तो क्या करना चाहिए इनको? तो वो यही पूछ रहे हैं कि साइंस लेनी चाहिए या क्या करूं। देखो, सबसे पहली चीज मैं जो हमेशा बोलता हूँ, अगर इंटरेस्ट है देन गो फॉर इट. मतलब मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है सब, उसका 66% था बोर्ड्स में. एंड करेंटली वो भी थर्ड ईयर एमबीबीएस में है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहा है, मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहा हूँ. ये ट्वेल्थ के बोर्ड से कोई नहीं पूछता भाई. लिटरली मेडिकल कॉलेज में आ जाओ, कोई ये सब चीज को ध्यान भी नहीं देता यार, कि आपने 10th में कितने लाए थे, 12th में कितने लाए थे. यार सब लोग एक ही बराबर होते हैं. तो अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप रियली इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, इफ यू वांट टू बी एन आईआईटीएन, देन श्योरली गो फॉर इट. मतलब परसेंटेज आपके मतलब उधर कैपेसिटी को डिसाइड डिसाइड नहीं कर रहे कि आप कितने केपेबल हो. मतलब यार ये परसेंटेज है, एक दिन की बात है, नहीं अच्छा हुआ बुरा हुआ कोई इतना बड़ी बात नहीं यार. मतलब तो अगर इंटरेस्ट है तो श्योरली गो फॉर इट. सही बात है, मतलब इंटरेस्ट बिल्कुल. बेस्ड करे वो। बट डेडिकेशन भी उतनी मैटर करती है बिल्कुल. जितना इंटरेस्ट है। नहीं, बिल्कुल 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 श्योरली. आई पर्सनली फील लाइक कि देखो यार, जिसको इंटरेस्ट होता है तो डेडिकेशन अपने आप देने लगता है. वही मैं तो यार सिंपल सा एक फंडा बोलता हूँ, कोई भी चीज है नहीं करने का मन करे उसको प्यार करो भाई.
जब प्यार करो ना चीजें अपने आप होने लगती है भाई, कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाती है, सिंपल एज दैट। समझ जाओ, बाकी लोग कुछ लोग समझ गए होंगे, ठीक है, अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। चलो सही है, ठीक है, तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया। चलो, ओके रिदम, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये बच्चे ने पूछा है कि सर मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, ओके, एंड मेरे को साइंस लेनी है, तो मेडिकल ले लूँ? क्योंकि मैंने सुना है कि मेडिकल में मैथ्स नहीं होती, और अगर मैथ्स होती है तो मैथ्स का लेवल कैसा होता है? देखो यार, आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो आप। जैसे मैं आपको सही बात बताऊं, जो लोग बायोलॉजी लेते हैं, पीसीबी लेते हैं इन क्लास 11, तो सबका 90% बच्चों का यही रहता है कि यार मैथ से बच के भागना है। लिटरली बहुत लोगों को लगता है कि मैथ छोड़ दे तो अपन मतलब बच जाएंगे। मगर अगर आप लेवल की बात करो तो देखो यार, मैथ्स एज सच नहीं आएगी कि आपको मैथ्स एज अ सब्जेक्ट नहीं रहेगा, मगर हाँ आप फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस। आपको बेसिक मैथ्स आनी पड़ेगी, लाइक आपको कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा भाई, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी, आपको एपी जीपी ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब लेवल की अगर बात किया जाए तो हाँ ऑफ कोर्स यार, मैथ्स या था लेवल तो नहीं रहेगा, बट हाँ कैलकुलेशन तो यार लाइफ का पार्ट होती है यार। अगर आपको दुकान भी खोलना है तो आपको कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, सिंपल एज दैट। तो मैथ्स से आप बच के नहीं भाग सकते हो, बेसिक मैथ्स रहेगी, ये कहूंगा। और अगर आप चाहोगे तो कोई इतना बड़ा हर्डल नहीं है। मतलब मेरे को भी फिजिक्स शुरू में अच्छी नहीं लगती थी, और मेरे को जब मेरे को समझ में आने लगी तो फिर तो मजा ही आ गई। तो कोई नहीं यार, हो जाता है, सब हो जाता है। अगर आप लेना चाहो, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो भी आप बिल्कुल पीसीबी ऑप्ट कर सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एज सच। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी किसी बच्चे ने पूछा है, एंड ये वाला क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होता है। क्वेश्चन ये है कि सर कॉमर्स लेनी है, बट पेरेंट्स साइंस के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, तो मुझे साइंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है, खासकर 10th वालों के साथ, क्योंकि देख, पेरेंट्स बहुत बड़ा फैक्टर होते बहुत हैं। ज्यादा, बहुत बड़ा। देखो यार, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। देखो कुछ भी लो, पेरेंट्स को कन्विंस अगर आप कर पा रहे हो, सिंस आप अभी 10th क्लास पास करके आए हो, तो पेरेंट्स भी आपको बच्चा ही सोचते हैं, ठीक है। भले ही आप मन में कितने बड़े बड़े ख्वाब देखे हो, मगर पेरेंट्स के लिए तो आप बच्चे रहते हो ना, तो उनको डर लगता है कि यार ऐसा नहीं कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि आपके दोस्त लोग ले रहे हैं आप भी साइंस ले लेते हैं, या थोड़ा सा मतलब होता नहीं कि हम लोग पोलर हो जाते हैं लोगों को देख करके, यार ये यहाँ पे सब लोग भाग रहे हैं, हम भी भागे। तो पहली चीज, अपना इंटरेस्ट डिसाइड करो, तुम कहाँ पे जाना है। क्योंकि मेरा ये मानना था, जैसे मेरे पापा मेरे से यही कहे थे कि तुमको क्या चाहिए। क्योंकि कल को ये ना कहने को, मान लो मैंने बायोलॉजी लिया और मैं आगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, तो मैं किसी को ब्लेम ना कर पाऊं कि पापा आपने दिलवाया, इस वजह से मैं आज कुछ नहीं कर पाया। आप लोगे तो आपका अपना डिसीजन होगा, फिर अपनी लाइफ के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। आपने अगर सपोज आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, लिटरली, और आप लेना चाहते हो, और आप पेरेंट्स को कन्विंस करो, ठीक है, उनको भी ये वीडियो दिखाओ, ठीक है, और उनको कन्विंस करो कि ठीक है कॉमर्स ले लो। मगर एक चीज याद रखना, आप कॉमर्स लिए और उसके बाद अगर आप कल को कुछ नहीं कर पाओगे तो आप फिर किसी को ब्लेम नहीं करो, खुद आप अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। तो ये चीज सोच कर डिसीजन लेना कि जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको ऑप्ट करो, एंड देन फिर उसमें लग जाओ यार। मेहनत ऐसे करो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम ही रिस्पॉन्सिबल होगे अपने। अच्छा भी होगा तो तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, बुरा होगा तो तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। पेरेंट्स को इम्पोज नहीं करना चाहिए जबरदस्ती बच्चों के ऊपर। बच्चों का जिस तरफ इंटरेस्ट है, बस हाँ पढ़ने का इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं कि पढ़ना ही नहीं है, ठीक बिल्कुल, है। तो ऑफ कोर्स हाँ ये है। मतलब सुनो सबकी बट करो करो अपने मन की, ऐसा कुछ। अब करो अपने मन की, बिल्कुल अल्टीमेटली बिल्कुल। ओके, सो ये क्वेश्चन भी पूछा एक बच्चे ने कि मैड एंड नॉन मैड में से कौन सी स्ट्रीम अच्छी है? आ, देखो यार, ये क्वेश्चन बहुत मतलब बहुत रैशनल क्वेश्चन है यार। मतलब इसका जवाब अच्छी बुरी मतलब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे आप कंपटीशन के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। तो यार इंडिया, मेरा मानना है, देखो यार इंडिया इतनी पॉपुलेटेड है कंट्री है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो भी अच्छी चीज है भाई, सब में लोग लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं भाई। तो अब आप उसमें अच्छी बुरी आप डिसाइड नहीं कर सकते यार। अल्टीमेटली क्या है ना, देखो यार, आर्ट्स लेके लोग आईएएस बन जाते हैं, ठीक है ना, और कुछ लोग साइंस लेके कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई अच्छा या कुछ बुरा नहीं है। अल्टीमेटली वही पहली बात जो बोल रहा था वही इंटरेस्ट। बोलूंगा, इंटरेस्ट किस में है आपका। क्योंकि भाई यार इंटरेस्ट जब तक नहीं है आपका किसी फील्ड में, मैं नॉन मेड ले लूं, मतलब बस देखा कि हाँ यार कैरियर ऑप्शन है, बस घुस गए उसमें, नहीं अच्छा कर पाओगे, अगर आगे सफर कर जाओगे। तो अल्टीमेटली अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, बस वही सिक्के के दो पहलू है भाई, ठीक है ना। सही बात तो है। सभी अच्छा है सभी बुरा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आप उसको कैसा रखते हो इस चीज को। बिल्कुल, ये है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का कि सर साइंस बिना महंगी कोचिंग के कर सकते हैं क्या?
मतलब यूट्यूब से करे तो ठीक रहेगा, या ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग ऑब्वियसली महंगी कोचिंग लेना ज़रूरी है या नहीं है? ये भी बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, आ, क्योंकि मैंने भी सुना बिल्कुल है कि बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा थोड़ा आता है। ज़्यादा ऐसा कुछ लगता है, ऑल्दो ये कंफर्म नहीं है मेरे को भी, क्योंकि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मिथ कह सकते हो, अभी तो मेरे लिए मिथ श्योर है ये। श्योर श्योर, मैं आज आपका मिथ तोड़ देता हूँ। तो देखो यार, पहली चीज क्या है कि यार देखो कोचिंग का रोल क्या होता है। कोचिंग जस्ट सिंप्लीफाइज थिंग्स फॉर अस। मतलब लाइक अपन खुद से समझते हो टॉपिक को, तो समझने में शायद अपन को टॉपिक 2 घंटा लगता, 3 घंटा लगता। कोचिंग वाले टीचर ने आया, दे सिंप्लीफाइड, दे क्रिएटेड निमोनिक, वो थोड़ा उसको फनी फॉर्म में पढ़ाए, एंड वो हम लोग को आधे घंटे 1 घंटे में पढ़ा भी दिए, और हम लोग को क्लास में साथ ही साथ याद भी हो गया। दिस इज वॉट कोचिंग प्लेस अ रोल। बस इतना रोल रहता है कोचिंग का। बाकी मेरा मानना है यार, सिलेक्शन आपका किसी भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आप यूपीएससी की तैयारी करो, नीट की करो, जेई की करो, किसी की भी करो, 10% रोल सिर्फ कोचिंग का होता है। मतलब जो भी आपका टीचर है, तो आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो। देखो यार, दो फैक्टर्स आते हैं। जैसे ऑनलाइन अभी लॉकडाउन हुआ था, तो आपने देखा होगा यार, आपके घर के ही बच्चे, आपने देखा होगा कि सब लोग चीट करते थे कि कोई कितना रेगुलर पढ़ता था। आपका दिल ही जानता होगा कि आप लोग भी अभी 10th क्लास में अगर आप पास करो, तो आप भी इस दौर से गुजरे होगे, आप कितना पढ़ते होगे। तो अल्टीमेटली क्या, अगर आप ऑनलाइन ऑप्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। क्योंकि देखो यार, अपन क्लास में बैठे हैं, टीचर सामने बैठा है, तो अपन वहां पे टीचर को पॉज नहीं कर सकते, रुक जाओ भाई मेरे को पानी पीने जाना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कर सकते। अपन का डेकोरम मेंटेन रहता है, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है क्लास में। बट जब वही अपन ऑनलाइन देख रहे होते हैं, तो अपने थोड़ा सा अपन उसको इजी वे में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको खुद के ऊपर कमांड है कि आप डिसिप्लिन रह सकते हो, खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, तो श्योरली यू कैन गो फॉर ऑनलाइन। क्योंकि ऑनलाइन में भी बहुत ज्यादा अच्छे मीडियम्स अवेलेबल। आप यूट्यूब पूरा छान मारो, इतने बड़े बड़े, मतलब इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, एंड दे आर गिविंग फ्री एजुकेशन, या ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन, मतलब सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं उसको। सो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। और रही बात ऑफलाइन की, तो आप ऑफलाइन का बेनिफिट क्या होता है, लाइक आपको डाउट डिस्कशन में सबसे बड़ा इश्यू आता है। लाइक आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, तो डेली आपको 20 डाउट आएगा। तो अब आप 20 डाउट ऑनलाइन तो शायद नहीं पूछ पाओगे। तो इस वजह से आपको क्या नाम है होता है कि ऑफलाइन। तो मेरा कहना है कि एक काम करो, तुम लोग एक कोई ट्यूटर लगा लो यार, जो भी सब्जेक्ट में तुमको प्रॉब्लम होती है, या कोई तुम्हारा दोस्त हो, या तुम्हारे कोई दोस्त के भैया हो जो सीनियर रहे हो उस फील्ड में, कुछ ना कुछ करे हो, या उन्होंने कभी एग्जाम दिया हो, कभी तैयारी किया हो, ठीक है, उनसे आप कॉन्टैक्ट में रहो, टच में रहो, एंड सिंपली ऑनलाइन कोचिंग करो। ठीक है, अपने आप को डिटर्मिन डिसिप्लिन रखना है, ऑनलाइन कोचिंग करो, एंड जो डाउट्स आए आप उनसे डिस्कस करो साइड बाय। तो आपका वो पर्पज भी सॉल्व हो जा रहा है, उधर साइड से आप पढ़ भी ले रहे हो, तो आपका सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। बाकी कोई चीज वही होता है ना, कोई टेबल बुक नहीं है कि भाई यही करोगे तो सिलेक्शन होगा। सबके अलग अलग तरीके होते हैं भाई, ठीक है ना। अब कहीं से मैं तो कहता हूँ बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन हो जाता है लोगों का। मैंने तो ड्रॉप किया लिया था, तो उस साल मैंने कोई कोचिंग वोचिंग नहीं की, अभी हुआ ना सिलेक्शन। तो इट्स ऑल अप टू यू यार, आप कितने डिसिप्लिन डिटर्मिन हो अपने ड्रीम को लेकर के, समझ गए। ओके, ये वैसे करना है बस। वैसे अगर आपको कुछ एडवाइस करनी पड़े बच्चों को, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल है, ओके, अगर कोई बच्चा हम्म। 11th में साइंस लेता है, तो हाँ कि यू कैन गो फॉर दिस चैनल, कि हाँ ये ठीक ठाक पढ़ाते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये मतलब कोई पेड वीडियो देखो, नहीं है, हम स्पॉन्सर नहीं कर रहे, बट फिर भी अगर बच्चा शश, चाहता है तो। या ऑफ कोर्स इट इज नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। सो देखो यार, आपको अगर चीप में एजुकेशन अच्छा चाहिए, कि चीप एंड बेस्ट, ऑफ कोर्स चीप नहीं हाईलाइट करूंगा, चीप एंड बेस्ट हो। सो आप देखो, आप अभी जानते हो अभी इंडिया में यूनिकॉर्न बनी है कंपनी, फिजिक्स वाला सर, आप उनसे जी पढ़ जी। सकते हो। ठीक है, काफी अच्छा उनका चल रहा है। आप बायोमेंटर्स पे पढ़ सकते हो, ठीक है, उनका काफी अच्छा चल रहा है। सो जैसे मैंने बायोमेंटर्स की टेस्ट सीरीज ली हुई थी, तो मैं क्रैश कोर्स के कुछ वीडियोस भी देखा था, तो आप ये भी कर सकते हो। तो मतलब इट्स टोटली अप टू यू। आप फिर आप और अगर हैवी प्लेटफॉर्म पे हो, अगर इफ यू कैन अफोर्ड, देन यू कैन गो फॉर एन अकेडमी, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। ऑफलाइन में आपके पास अवेलेबल है, आपके पास एलन है, आकाश है, ये सब अवेलेबल है। बाकी आपकी लोकल कोचिंग, आप जिस भी शहर में रहते होगे वहां की एक बड़ी कोचिंग होगी, उस रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कराती होगी, तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना, आपका बजट है, आप कितना एक्सपेंड कर सकते हो, तो आपकी कैपेसिटी है। बाकी अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो मैंने आपको ये आइडिया दे दिया, ये 2-3 जगह तो आप श्योरली जाके आंख बंद करके ज्वाइन कर सकते हो किसी भी जगह। जी, मतलब ये इतना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप डिसिप्लिन हो या नहीं हो। अगर ऑनलाइन से भी आप बहुत इजीली कर सकते हो, अगर डिटर्मिनेशन है बिल्कुल और बिल्कुल डिसिप्लिन है तो। जी, बिल्कुल ओके। बिल्कुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसीबी में प्लान बी क्या हो सकता है? प्लान ए तो ये तो मेरे को भी पता है, प्लान ए तो डॉक्टर है, नीट क्लियर करके, जो कि आप कर रहे हो, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। बट एक प्लान बी हम्म। क्या हो सकता है?
देखो पहले बात, बहुत लोग बोलते हैं, मेरे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा जिसने ये पूछा, कि लोग हमेशा एक चीज कहते हैं कि यार प्लान बी मत रखो, प्लान ए रखो, प्लान ए रखो। मगर मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो यार हम लोग इंडिया में रह रहे हैं यार, इंडिया में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप शुरू के टॉप 0.1% में नहीं आते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है। सही और बात अगर है। आप कोई पर्टिकुलर कैटेगरी से हो तो भी आपको शायद 1 या 1.5%, 2% में आना ही पड़ता है अल्टीमेटली। तो अगर आप 0.1% में नहीं आ रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब भाई सब अच्छे हैं, जैसे उस साल मैंने, उस बार मैंने उस 3 घंटे में मैंने लिखा, मेरी ये रैंक आ गई। हो सकता है मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे से नीचे रैंक लाए हो, उन्होंने मेरे से ज्यादा मेहनत की हो, तो वो जस्ट मैटर ऑफ टाइम हुआ। अब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी आप बैठो तो हमेशा प्लान भी रखते हैं। ये आपका, ये बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये तो अपनी कावर्डनेस हो गई कि हम प्लान भी रख रहे हैं। नहीं यार, प्लान भी हमेशा होना चाहिए लाइफ में, हमेशा होना चाहिए। कभी कभी चीजें नहीं वर्क करती है यार, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सो अब आता है कि भाई प्लान भी क्या होना चाहिए बायोलॉजी में। देखो पहले तो आपको पता है कि नीट का एग्जाम होता है, तो नीट में आप एमबीबीएस ही सिर्फ नहीं करते हो, यहाँ से आपको सर्टेन अदर भी कोर्सेज होते हैं, लाइक डीएमएस आप कर सकते हो। इस टाइम इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है आयुर्वेद जैसे। आयुर्वेदा की, या आयुर्वेद डीएमएस आप हर्ष कर सकते हो, हर्ष बीएचएमएस जानते हैं आप कर मेरे, सकते हो, दैट हर्ष इज को गुड। जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर्ष इज डूइंग बीएमएस। आप बीएचएमएस कर सकते हो, दैट इज होम्योपैथी। आप बीडीएस कर सकते हो, दैट इज डेंटल। और बीयूएमएस यूनानी कर सकते हो। आपके पास ये तो आयुष कोर्सेज हो गए, इनको आप आयुष बोलते हो। इसके साथ साथ आपके पास ऑप्शन होता है कि पैरामेडिकल कोर्सेज आप कर सकते हो, लाइक एम्स दिल्ली अपना ऑफर करता है बीएससी इन ऑप्टोमेट्री, जिसमें आप आगे जाके जैसे जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उनके साथ आप एज ए असिस्टेंट या हेल्पर या वर्कर आप काम कर सकते हो, डॉक्टर्स के साथ, बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ। अच्छी खासी पेमेंट होती है उसमें, गवर्नमेंट जॉब होती है। आप जैसे फीमेल्स है जो लोग नर्सिंग में इंटरेस्टेड है, तो वो लोग नर्सिंग कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज और भी हो गए, लाइक बीपीटी हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया। आप बी फार्मा कर सकते हो, आप डी फार्मा कर सकते हो, फार्म डी कर सकते हो। तो मतलब ये तो मैंने ये बता दिया। एक आता है, ये तो चलो आपको इतना बता दिया, मैं आपको प्लान सी भी बता देता हूँ। आप बीटेक तक कर सकते हो इन फूड टेक। तो मतलब आप फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जा सकते हो, जिसमें आगे चल के आप फूड ऑडिटिंग मैनेजर बन सकते हो। लाइक आपने देखा होगा, मान लीजिए मैंने कोई कंपनी खोली खोली खाने वाली, तो मैं ये चिप्स बनाता हूँ, तो ऐसे ही मैं उसके ऊपर आईएसओ वाला मार्क नहीं लगा सकता। आई नीड सर्टेन सर्टिफिकेशन from certain authorities. Okay, so I'm gonna hire them. Okay, and they'll come and audit my, you know what, जो भी मैंने प्रोडक्ट बनाया है उसके स्टैंडर्ड्स चेक करेंगे, देन उसके बाद तो उनको फूड इंस्पेक्टर बोलते हैं। जस्ट लाइक दैट यू हैव हर्ड अबाउट ड्रग इंस्पेक्टर, एज ए फूड इंस्पेक्टर होते हैं। सो ये भी आप आगे जाके बन सकते हो। इसमें एफएसएसआई है, उसमें भी बहुत ढेर सारी जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स है। तो यार लिटरली मेरा मानना है ना कि अगर आप किसी भी फील्ड में कहीं पे भी चले जाओ भाई, और अगर मेहनत करोगे तो पहुंच जाओगे और अल्टीमेटली, क्योंकि बहुत अच्छी सारी, सभी होती बिल्कुल सही बात है, मतलब स्कोप भी है। अच्छा है। बहुत और ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन। बहुत सारी ऐसी भी स्ट्रीम होती है जिसमें एक्चुअल में आप मतलब जो आप कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे आप भी यूट्यूब कर रहे हो, आपका भी यूट्यूब चैनल है, मेरा भी सही है। बात है, एंड उसके अलावा भी सही जैसे कि बात है। वेबसाइट डिजाइनिंग हो गई, उसमें ऐसे कोई पर्टिकुलरली बिल्कुल जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। बिल्कुल, उसका मेरा सब्जेक्ट से क्या ही मतलब है, मगर बिल्कुल वो आउट, अगर आपका इंटरेस्ट है आप कर रहे हो। हम्म, साथ ही साथ आप ये कर सकते हो, बीटेक हो गया, फूड टेक हो गया, आपने ये कर लिया। एक ऑप्शन आपका इसमें भी क्रिएट होता है कि लाइक आप आईसीएआर दे सकते हो, बीएससी इन एग्रीकल्चर के लिए। अच्छा, आईसीएआर एग्जाम होता है, डिपार्टमेंट का ठीक है, नाम भी सुना है मैंने। ये आप दे सकते हो। हाँ 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 हाँ। तो ये इसमें भी काफी अच्छी जॉब्स होती है, आप आगे जाके अच्छे अच्छे प्लेस्ड हो सकते हो। तो यार ऑप्शंस बहुत ढेर सारे हैं। चालों में तो बायो से भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, मतलब अल्टीमेटली काफी ज्यादा ऑप्शंस है। बिल्कुल, तो तो मतलब ये जो भी आप बच्चे कर सकते हो। स्कोप का लेते हैं कि नहीं डॉक्टर ही बन सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं है, बहुत सारे अलग अलग स्कोप है, मतलब बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक है ना, एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि लेट्स अज्यूम किसी ने हम्म पीसीबी ली, मतलब उसने मैट लिया है। हम्म ओके, तो हम्म मान लीजिए उसने 12th तक मैट लिया, तो अगर वो कोर्सेज करना चाहे कॉलेज के अंदर, मतलब नॉर्मल कॉलेज में बीए भी करना चाहे या बीकॉम करना चाहे, तो वो क्या कर सकता है या नहीं कर सकता ये? क्योंकि मैंने कर सुना सकता है है। कर सकता है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि, बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि मेरी भी फील्ड में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो साइंस ली थी जिन्होंने 12th में, बट उसके बाद कॉलेज में वो हम्म, हमारी फील्ड में आ गए फिर। तो मतलब कर सकता है, बट बिल्कुल उल्टा बिल्कुल, नहीं हो बहुत लोग सकता। करते हैं, बिल्कुल कर सकते आर्ट्स वाला साइंस हैं। नहीं हाँ जा हाँ सकता, हाँ बट साइंस वाला आर्ट्स जा सकता है। मतलब हाँ, स्कोप बहुत आ ज़्यादा है, सकता है, आ ब्रॉड सकता है। ब्रॉड स्कोप है हाँ, मतलब। स्कोप है, ब्रॉड है, मतलब आप आगे जाके भी स्विच कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। ओके। स्विच कर सकते हो, कुछ पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स नहीं दे पाओगे आप जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रहे होंगे। जैसे लाइक नीट है, आपने पीसीएम किया तो आप नहीं दे पाओगे, या आईआईटी जेई है, आपने पीसीबी किया तो आप नहीं दे पाओगे। तो मतलब उनको बेसिक रिक्वायरमेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। बाकी कोर्स की तो आई थिंक ऐसे बीए बीएससी बीकॉम, इट इज ओपन टू एवरीवन।
बीकॉम एलएलबी हो गया, बीएलएलबी, व्हाटएवर, ओके, या बीबीए, बीसीए, इट इज ओपन टू एवरीवन, या। बिल्कुल। ओके रिदम, सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं एंड द क्वेश्चन इज कि फार्मेसी करने के लिए मैथ्स लेनी होगी एंड अगर फार्मेसी करने के लिए मतलब फार्मेसी करने के बाद जॉब कौन कौन सी होगी एंड एग्ज़ाम देना होगा या नहीं देना होगा अगर जॉब लेनी है तो, ये एक क्वेश्चन है बच्चे का। Sure. देखो, फार्मेसी बेसिकली आप क्या करोगे, जैसे फार्मेसी में एक होता है डिप्लोमा, दैट इज डी फार्मा, ठीक है, एंड व्हेन इज ग्रेजुएशन जो गया, दैट इज बी फार्मा। सो बी फार्मा ही करो आप। तो बी फार्मा करने के बाद देखो आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती है, दैट इज आपने देखा होगा कि यार डॉक्टर्स के पास कोई भी मेडिसिन आती है, कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, मान लो वो इस ब्रांड की दवाई लिख रहे थे, अभी उस ब्रांड ने कोई नई कफ सिरप बनाई, फॉर एग्जांपल अभी तक कफ सिरप नहीं बनाता था ब्रांड, इन्होंने कफ सिरप बनाई। अब डॉक्टर को कैसे पता चलेगा यार, कोई इसको कोई न्यूज चैनल तो होता नहीं कि अपन यार टीवी पे ऐड आ रहा है। सही बात है। अब डॉक्टर को लिखना और डॉक्टर के पास सप्लाई भी आनी चाहिए, तो कौन फुलफिल करता है, ये फुलफिल करता है एमआर, दैट इज नोन एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो आपकी इसमें जॉब लग सकती है। जैसे अगर आप मेल हो, देखो आई एम नॉट बीइंग जेंडर स्पेसिफिक, बट स्टिल जैसे एक होता है भागम दौड़ वाली, आई से कि हाँ यार ये सब भागम भाग वाली जॉब मेल्स के लिए ज्यादा सूटेड रहती है, मगर अगर गर्ल्स के लिए क्या ऑप्शन है, फिर आप किसी कंपनी में फार्मासिस्ट एज ए फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकते हो, आप किसी हॉस्पिटल को एज ए फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकते हो, लाइक माय ओन मामी डिड बी फार्मा एंड वो करेंटली एज ए फार्मासिस्ट एक हॉस्पिटल में वर्क कर रही है। सो आप ये कर सकते हो। बॉयज के पास भी सेम ये ऑप्शन है, ऐसा मना नहीं है उनको करना, ऑफ कोर्स वो कर सकते हो। साथ ही साथ देखो यार, ये तो आपका हो गया कि आप ये कर रहे हो, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होती है, आप अगर बिजनेस माइंडेड हो भाई, और आपको पता है कि आपको लाइसेंस मिल जाता है इसके बाद, इंडियन फार्मास्यूटिकल, वहां से आपको लाइसेंस मिल जाता है, सर्टिफिकेशन मिल जाता है आपको, तो आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। और अगर आप अपना मेडिकल स्टोर खोलोगे, रन करोगे, आप लीगल मतलब वे में अपना खोल सकते हो, बिना आप सर्टिफिकेशन के नहीं खोल सकते, तो आप ये भी एक सर्टिफाइड हो जाओगे। तो आई पर्सनली फील लाइक कि आप कहीं पे जॉब करो और साथ ही साथ अपना इसका लेआउट डालते रहो मेडिकल शॉप का, ठीक है, एंड जब स्टैब्लिश हो जाए तो जॉब वॉब छोड़ के अपने काम पे आ जाओ यार। फिर जो यहाँ से आप अर्निंग कर लोगे और जितने जल्दी आप सेटल हो जाओगे, उतना जल्दी आप जॉब वॉब से फिर नहीं हो पाओगे। क्योंकि आपको सही बताऊं, एकदम सीधा सा मैं डेटा दे रहा हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, कि बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे जो बगल में छोटी छोटी दुकानें खुली रहती है ना, ये मेडिसिन वाली, वो डॉक्टर जो अंदर बैठा होता है उससे ज्यादा अर्न कर रहे होते हैं वो। सही बात है। सो मैंने भी सुना है लिटरली इसके तो बारे वही में। मैं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मतलब बिजनेस माइंडेड हो और कितने अच्छी तरीके से आप अपने माइंड का यूज कर पा रहे हो अपने यू नो बिजनेस को बूस्ट करने में। तो ये सब चीजें, बाकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ढेर सारी ऑफ कोर्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन है, एक बच्चे ने मेरे को बार बार कॉल करके क्वेश्चन पूछा है एंड इसका जवाब मेरे पास नहीं था, तो आई होप रिदम इनका जवाब दे पाए। क्वेश्चन ये है कि 10th तक साइंस हिंदी में थी सर मेरी, एंड क्या 11th में साइंस हिंदी में मिल सकती है, एंड अगर नहीं मिल सकती और अगर मैं इंग्लिश में लेता हूँ तो मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी? देखो यार, मिलने को तो मिल ही जाएगी, आप जैसे हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको मिल जाएगी। अब बातें हैं लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या देखो आप कैरियर ऑप्शन क्या सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोच रहे हो भाई कि आपको आईआईटीएन बनना है या आपको एमबीबीएस करना है, तो आप ऐसा जान लो कि जितनी भी यहाँ पे बुक्स है, अपन फॉरेन ऑथर्स की पढ़े चाहे इंडियन ऑथर्स की पढ़े, या टीचर जो भी पढ़ाएगा या वाइवा लेगा, सबको जवाब इंग्लिश में चाहिए। क्यों? क्योंकि यार इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड समझी जाती है। आप डॉक्टर के लिए, डॉक्टर आप हो इंडिया के लिए नहीं सिर्फ, आप बाहर कल को आप सर्जन बन गए, ठीक है, न्यूरो सर्जन बन गए आप, अब आपको सर्जरी के लिए भाई बुलाया जाएगा, तो एज ए मीडियम आप कैसे कन्वे करोगे एक दूसरे को, बात कैसे करोगे, इंग्लिश में ना। तो बेसिक्स क्या होता है कि जितने भी अपने टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे अपन, सारी चीज जो भी मेडिकल साइंस में सारी चीज पढ़ेंगे, वो सब कुछ इंग्लिश में है। एंड आप 12th तक हिंदी पढ़े रहोगे, उसके बाद आओगे तो शुरू में आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, कर तो ले जाओगे, ऐसा नहीं कि भाई कर ही नहीं पाओगे। ऐसा तो मैंने आज तक कभी किसी को सुना नहीं कि भाई मैं हिंदी मीडियम से था, एमबीबीएस ज्वाइन किया और बीच में छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरी इंग्लिश कमजोर थी। तो ऐसा नहीं होता, मतलब कर ले जाओगे, थोड़ा स्ट्रगल करो। मगर आपके पास अगर अभी अपॉर्चुनिटी है, स्विच कर रहे हो, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली ना। आज से ही अपन सीखते हैं, कुछ नया सीखने में कुछ बुराई तो है नहीं। तो अपन अगर इंग्लिश सीखने लगे, धीमे धीमे वो टर्म सीखने लगे, जहां तुम लोग को डाउट हो यार, ये जैसे फॉर एग्जांपल अम्ल कहते हैं इस सेट को, मैं तो देख के हिंदी डर जाता हूँ। मैं बचपन से मेरी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम हुई, मैं जैसे जब पढ़ता था तो मेरे दोस्त लोग कुछ थे जो हिंदी मीडियम वाले थे, तो मेरे से अगर डाउट पूछ लेते थे
और वो हिंदी में लिखा हो तो मैं डर जाता था देख के, क्योंकि कभी ऐसे टर्म्स की आदत नहीं थी, तो वैसे आप भी डरोगे इंग्लिश हिंदी देख में के। ज्यादा टफ होती है मगर बल्कि। बिल्कुल यार, हिंदी तो पूरा बहुत ज्यादा, मैं एक्सपीरियंस डर किया है जाता था मैंने। लिटरली। मैं तो देख के डर जाता था, मेरे को भाई ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। फिर वो लोग बताते थे यार ये गिवन दिया है, ये चीज है, हमने कहा ये तो क्वेश्चन इजी था, सॉल्व करके बता दिया। तो आपको क्या है कि जहां पे आप फंसो उसका आप हिंदी वाला देख लो, क्योंकि हिंदी तो आपको आती है क्योंकि आप 10 तक पढ़े हो। तो 11 में धीमे धीमे क्या होगा कि आप स्लोली 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 आप जैसे एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी इंग्लिश में ही है। इंग्लिश में मतलब ओरिजिनल इंग्लिश में जो है वो बेटर है, ठीक है ना। आप उसमें पढ़ोगे तो आपकी ग्रिप आने लगेगी टॉपिक्स की। और फिर जब आप उसके बाद एमबीबीएस में आओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और अगर अभी नहीं करते हो, बाद में करते हो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत लोग ऐसा होता है जो 12th में तक भी हिंदी लेते हैं और आके पढ़ते हैं। मेरे मेरे बैच में इटसेल्फ बहुत ऐसे बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड से 12th तक पढ़े हैं पूरा, एंड देन दे ज्वाइन मेडिकल कॉलेज, एंड यहाँ पे पूरा इंग्लिश में है। कोशिश करते हैं इंग्लिश बोलने की, थोड़ा बहुत टूटी फूटी बोल ही लेते हैं वो। बिल्कुल। तो सीख जाओगे, आपके ऊपर है। मगर अगर अभी आपके पास मौका है तो 11th में श्योरली यू कैन गो फॉर इंग्लिश। ओके, ऑफ सो कोर्स इंग्लिश मीडियम में जाओ, बिल्कुल। मतलब इंग्लिश मीडियम में ही लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। और एडवाइस ये रहेगी कि हम्म, पहले अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो, जिससे ज़्यादा बाद बिल्कुल में बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल ना आए। बल्कि मैंने देखा है कि बिल्कुल। हिंदी वाले बहुत अच्छे से समझा देते हैं क्वेश्चन। मतलब अगर आपका हिंदी मीडियम है और सामने वाला इंग्लिश मीडियम है तो वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, उल्टा नहीं हो पाता। मतलब अगर मेरा इंग्लिश मीडियम है तो सही हिंदी बात है। में एक वर्ड नहीं मिल पाता मेरे को। नहीं 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 कर पाऊंगा वही। तो वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप यार ज्यादा एक्सपर्ट रहोगे, आप दो दो लैंग्वेज के एक्सपर्ट रहोगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको नीट का आइडिया दूं, तो नीट के जो लोग बच्चे हिंदी मीडियम ऑप्ट करते हैं उनको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है पेपर। तो अच्छा। जैसे हमने इंग्लिश ऑप्ट किया था तो मेरे पास कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था हम्म। कि मेरे को हिंदी इंग्लिश में मिले। मेरे को सिर्फ इंग्लिश में पेपर मिला था। मगर जो लोग हिंदी ऑप्ट करते हैं उनको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है। और अगर आप यार ऐसे रहोगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन फंसते हैं, हिंदी में सिंप्लीफाइड वे में लिखे रहते हैं, तो वहां से क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो बट ये सब आपके पास बेनिफिट रहेगा। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि उसे चॉइस करना है हिंदी इंग्लिश दोनों का, आपने वैसे तो बता ही हम्म, दिया कि इंग्लिश मीडियम लेना है। अगर करियर के हिसाब से भी देखें तो मैंने ये भी सुना है, ऑल दो मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, आप बताओगे हम्म, इसके बारे में, कि मैंने देखा कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो फिर फॉरेन में भी शिफ्ट हो जाते हैं बहुत सारे। तो ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा देखने मैं को आपको मिलता है। बताता हूँ, देखो यार, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा है कि आपको पता है कि यार पीजी काफी ज्यादा यहाँ से मुश्किल है, बिल्कुल। ठीक है। और सेटल सबको होना है, ठीक है। आप अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो तो आप, ऑफ कोर्स आप, अच्छी बात है। मैंने आपको जैसे बताया कि भाई सबका सिलेक्शन नहीं होना है। अब आप पहले एक बार 18 लाख लोगों में से आप 10,000 में आ गए। अब 10,000 में से आपको फिर से 1,000 में आना है, तो यार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर अल्टीमेटली सबको तो नहीं मिलेगा। अच्छे तो आप भी थे, अब आप क्या करोगे। तो कुछ एग्जाम्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को यूएस जाना हो तो यूएस में जाके मेरे को अपनी डिग्री लाइसेंस करानी होगी, तो एक एग्जाम होता है दैट इज नोन एज यूएसएमएलई। अब इसमें आपको पता होगा, जो लोग थोड़ा बहुत फॉरेन स्टडीज के बारे में जानते हो उनको पता है कि एक आइल्स का एग्जाम देना होता है, ठीक है ना। तो आइल्स का एग्जाम जो होता है वो भी यार इंग्लिश में होता है। तो अल्टीमेटली यार इंग्लिश तो आनी चाहिए। अगर आप यूके से शिफ्ट होना चाहते हो, इंग्लैंड में रहना चाहते हो भाई, तो वहां पे प्लाब का एग्जाम होता है, वहां पे भी आपको आइल्स तो देना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मेरा मानना है कि यार जमाने के हिसाब से प्रोग्रेसिव बनोगे तो कोई खराबी नहीं है। बिल्कुल। सीखो और लैंग्वेज सीखो, अच्छी बात है। मतलब आपका खुद का डेवलपमेंट होगा ना। जैसे आप किसी लोगों के बीच में बैठोगे, फॉर एग्जाम्पल अभी आप, मैं देख रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करता रहता हूँ। हम्म। तो ये पर्सनैलिटी में धीमे धीमे एक टाइम आ गई, प्योरली इंग्लिश में बात करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल लोग प्रोफेसर को आंसर सुनाना रहता है तो हम लोग बीच में हिंदी नहीं बोल सकते, कैसी भी टूटी फूटी इंग्लिश बोले, मगर उनको इंग्लिश ही चाहिए होता है। तो यही चीज है कि आप धीमे धीमे प्रोग्रेसिव हो रहे हो तो कोई खराब बात नहीं होती। मेरे हिसाब से श्योरली इंग्लिश लो, अच्छी रहेगा, आपका फायदा ही होगा। क्योंकि बताओ। मैंने ये भी सुना है कि आई एम रियली सॉरी दूसरे क्वेश्चन पे मैं बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। है नहीं, बिल्कुल शाशा। मैंने ये भी सुना है कि कुछ बच्चे जैसे 12th करते हैं तो 12th के बाद भी मैंने देखा है बहुत सारे मेरे खुद के दोस्त जो हैं वो इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। ऑब्वियस ही बात है, इतने सारे बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं सबका सिलेक्शन बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सबका नहीं होता। होगा। और सिस्टम भी हमारा एजुकेशन कुछ ज़्यादा ही महंगा है ना, तो सबको अकोमोडेट करना वो हम्म, कुछ नहीं हो नहीं पाता। नहीं पता, तो बिल्कुल मैक्सिमम बच्चे जाते हैं, जैसे यूक्रेन में भी मैंने मेरे को नहीं पता बिल्कुल था बिल्कुल। इतनी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। मेरे को बहुत बहुत कम लग बहुत रहा था बच्चे आते हैं। मेरे को लग रहा था एक दो होंगे, हम्म, बट बहुत बच्चे जाते हैं। तो हम्म, इसलिए भी इंग्लिश थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर नहीं होगी तो बिल्कुल। फिर फॉरेन जाना होता है ना। क्योंकि देखो क्या होता है, देखो एमबीबीएस अगर आप गवर्नमेंट से निकालते हो तो आप अच्छे कॉलेज से निकालोगे, आप अच्छी रैंक लाओगे, गवर्नमेंट आप कहीं से भी करोगे तो आपको 4-5 लाख में तो पूरा एमबीबीएस हर हाल मिल रहा है। और आपके पास पैसा 1 रुपया भी ना हो तो आपको तुरंत एजुकेशन लोन मिल जाएगा गवर्नमेंट से।
मतलब बैंक से आपको मिल जाएगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा। मगर अब आपको प्राइवेट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो इंडिया में इस टाइम प्राइवेट एमबीबीएस की फीस, आप स्टार्टिंग फीस आप कह सकते हो 60 लाख है पूरे एमबीबीएस की, और ये मैक्सिमम जाती है 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक। अब आई पर्सनली फील लाइक यार, मैं अगर 60-70 लाख भी ले लूं और अपने खर्चे भी जोड़ूं, तो 60 लाख अगर 70 लाख भी मांगे मैं, कोई 6 लाख महीना कौन पेरेंट अपने बच्चे के लिए सेविंग करके इन्वेस्ट करेगा? भाई वो आम आदमी तो नहीं होगा, ठीक है ना। सीरियसली। और मगर सब लोग का ड्रीम होता है, ड्रीम तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, चाइना हो गया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड मैरी स्मॉल अदर कंट्रीज, नेपाल, सेंट्रल एशिया की। बांग्लादेश, ये सब भी ऑफर करते हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज, काफी कंट्रीज ऐसी है जो अलाउ करती है इंडियंस को वहां पे, और उनका 30-40 लाख में एमबीबीएस हो जाता है, कुछ जगह तो 25 लाख में हो जाता है पूरा एमबीबीएस। इस वजह से लोग वहां पे जाते हैं। अब आप वहां पे जाओगे तो आपको अगेन वही फैक्टर आएगा, वहां पे तो आपको इंग्लिश तो फिर आनी चाहिए ना, अगर आप हिंदी के साथ, तो फिर वहां पे तो खत्म ही फिर तो ना। मतलब तो इस वजह से हाँ। सीधा सीधा आंसर है इसका कि इंग्लिश में ही करो। थोड़ी हम्म, डिफिकल्टी आएगी बट आपको हम्म, मैनेज करना ही है, अगर आपको इंटरनेशनल बिल्कुल बेस बिल्कुल पे डॉक्टर वगैरह बनना है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके रिदम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने कि साइंस ज़्यादा समझ नहीं आती बट ड्रीम डॉक्टर है, क्या करूं? ये यार ये मतलब एक समय मेरा भी सवाल था, एक्चुअली क्या था कि मेरे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री, मेरी केमिस्ट्री काफी अच्छी थी, मेरे को बायोलॉजी अच्छी नहीं लगती थी यार। मतलब मेरा पर्सनली अपना हमेशा ये मानना रहा है कि यार वो सब्जेक्ट अच्छा होता है जो इंटेलेक्ट्स को हिट करे, मतलब लाइक कुछ ऐसी चीज नहीं जिसको रट के कोई भी ले आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो सब, वही ना हीरोपंती वाला डायलॉग, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं, ठीक है। तो मैंने जब फिजिक्स सीखा था, तो मेरे से क्वेश्चन, मेरे मतलब इतने अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं, जहां पे मेरे 180 आउट ऑफ 170 आ रहे हैं, 165 आ रहे हैं, वहीं पे बाकी सबके कुछ के 40, 50, 60। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता था। और बायोलॉजी में देखता था एवरेज बच्चा भी आराम से 360 में 340, 320, 325, 300, 305 ऐसे ले आता था। तो मेरे को ये लगता था कि यार ये सब्जेक्ट अपना नहीं है, और मेरे से रटना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो मैं यही सोचता था कि यार बायोलॉजी मेरे को आती नहीं है और बनना डॉक्टर है, ठीक है, तो कैसे होगा लिटरली। तो मगर यार वही चीज है ना यार, जब एक बार आदमी, बोला है ना, तो एक सेइंग होती है, ओखली में सर डाल ही दिया तो फिर अब क्या। तो इट्स लाइक कि अगर आप एक बार घुस जाओगे ना, व्हेन यू गो फॉर इट, तो फिर यार आदमी करता है। अगर आपको बनना है ना, आपने बोला ना आपका ड्रीम डॉक्टर है, तो अपना एक ड्रीम हो गया। जैसे अपना ड्रीम है कि मेरा ड्रीम है, मेरे को ये पहाड़ की चढ़ा, ये पीक पे पहुंचना है, ठीक है ना। अब पीक पे पहुंचना है भाई, तो रास्ते में जो जो चीजें आएगी, जो स्ट्रगल्स आएंगे, जो जो चीजें झेलनी पड़ेगी, वो सब झेलना ही पड़ेगा। अपन हेलीकॉप्टर से तो डायरेक्ट नहीं पीक पे पहुंच सकते ना। सही बात है। तो सिंपल एज दैट, फिर आदमी कैसे ही पहुंचेगा, ड्रीम आपने बोल दिया तो फिर पूरा करना है हर हाल में। वही चीज है। तो अल्टीमेटली मेरा यही मानना है कि अगर नहीं आती है तो समझने की कोशिश करो, यार मेरे को भी नहीं आती थी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती, सब हो जाता है एक समय पे। ओके, मतलब जब अगर चाह लोगे, आपका, जहां चाह वहां रहा। हाँ, बिल्कुल अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग है तो गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है, तो और बिल्कुल डेडिकेशन भी उतनी बिल्कुल ही होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए होगी। वही मैंने कह रहा ना कि अगर आप उस चीज को सही में चाहते हो, शिद्दत से चाहते हो, बस फिर तो लग जाओगे, कायनात भी कैसे भी जो भी मिलेगी। सामने में आएगा। बिल्कुल। बिल्कुल, फिर कायनात भी आपको मिलाएगी उससे, बिल्कुल। ओके। सो चाहो तो पहले शिद्दत से, वो सही है आपके ऊपर। ओके, Yeah. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं रिदम। ये एक बच्चे ने पूछा है कि एनडीए करने के लिए क्या करना होगा। ऑल्दो ये मेरे को लग रहा था कि किसी बच्चे ने कॉमर्स वाला क्वेश्चन पूछ लिया, बट बाद में मेरे को थोड़ा जब मैंने पढ़ा इसके बारे में तो पता चला ये साइंस से रिलेटेड ही है। तो ये एनडीए का क्या है? देखो, एनडीए आपका हो गया नेशनल डिफेंस अकेडमी, बेसिकली एक तरीके से आप आर्मी का रिक्रूटमेंट कह सकते हो, ठीक है। तो आपको जाना है, जैसे फोर्स में जाना है आपको, तो आपको सिंपली क्या करना है कि एनडीए के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपके पास मैथ्स होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए आपके पास सब्जेक्ट। तो आप अगर रहेगा तो इसका आप एग्जाम दे सकते हो, 12th में ही होता है, साथ में एग्जाम होता है। एंड देन उसके बाद इंटरव्यू होता है, मतलब बुलाया जाता है किसी लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन पे, वहां पे फिर इंटरव्यू क्या कहूंगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिर बहुत कुछ टेस्ट के अंडर वो होते हैं, फिर उसका सिलेक्शन होता है, जैसे होता है प्रोसीजर। तो अल्टीमेटली एनडीए की एलिजिबिलिटी अगर आपको जाननी है, तो दैट इज पीसीएम आपके पास होना चाहिए। ओके, और इसकी बिल्कुल यही मिनिमम, करना, बाकी फिर पढ़ना होगा। हाँ जी बोल रहे थे इसकी आप, मिनिमम, मिनिमम जो एज है वो मैंने सुना है 19 है, ये भी होता है हाँ कुछ? हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। एज लिमिट, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, अराउंड 19 ही है, 17 से स्टार्ट हो जाता है, 19 तक रहता है, ज्यादा मौके इसमें नहीं रहते हैं। मतलब वो और कुछ 12th भी, के साथ ही जाओ, 12th में रहते हैं।
मतलब क्या? ऐसे तो फिर 12th नहीं नहीं करनी नहीं। चाहिए, बस 12th तक करा और उसके बाद हाँ हाँ सीधा हाँ हाँ हाँ, उसके बाद उसमें जाओ। वो एग्जाम भी कॉम्पिटिटिव बहुत एग्जाम अच्छे होता है ना एनडीए का। ओके। हाँ, उसको आप क्रैक कर लोगे, देन उसके बाद वहां पे जो फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता है उसमें आपका सिलेक्शन होना मुश्किल रहता है, क्योंकि अगर आपने मेहनत पहले करी होगी, क्योंकि एनडीए में अचानक से सिलेक्शन नहीं होता। लाइक मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, मगर मैं सुबह नहीं भाग रहा हूँ डेली, तो ऐसे मैं यहाँ तो निकाल लूंगा, वहां पे जाके तो भाई फिर ढेर हो जाऊंगा ना। कंपटीशन तो अलग लेवल पे होता डेडिकेशन चाहिए होता है, है। डेडिकेशन हाँ, भी वो अलग लेवल डेडिकेशन पे मतलब बिल्कुल। एनडीए के ऐसे नहीं होता कि मैं आईटी की भी तैयारी कर रहा हूँ तो साथ में एनडीए की भी तैयारी कर लिया, नहीं। हम्म, एनडीए की स्पेसिफिक तैयारी होती है कि आपको मतलब उसके लिए फिर फिजिकल फिटनेस भी अपनी ध्यान देनी पड़ेगी, और सारी चीजें वो जो टेस्ट कराते हैं वो आपको यहाँ पे रह के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपना, फिजिकल एक्टिविटी वाले सारे। एग्री। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर साइंस स्ट्रीम लेने से लेकर डॉक्टर बनने तक कितने पैसे लगेंगे। तो ये बच्चा बहुत देखो यार, ये बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया यार, देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना पैसा लगाना चाहते हो। अब तुम भाई तुम बोलो कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है सर, अब मेरे को क्या करना चाहिए? तो देखो यार, 11th 12th आप नॉर्मल से स्कूल से कर लो, ठीक है। जो भी आपके स्कूल की फीस है यार वही लगेगी, वो तो आपको ही पता, कुछ ऐसा अलग से नहीं लग रहा। अब रही बात किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आप करोगे, तो आप साथ साथ कोचिंग कर रहे होगे, तो आजकल यार 5-10 हजार में भी पूरे साल भर की ऑनलाइन कोचिंग मिल जा रही है। अगर आप उसके बाद आपके ऊपर अगेन आ जाता है कि आप कितना बिल्कुल मेहनत कर रहे हो। 10% अब ही मान लो बताया था मैंने आपने। मैंने मेहनत किया, बिल्कुल बिल्कुल, अब मैंने मेहनत किया फॉर एग्जाम्पल, अब मेहनत करने के बाद मेरे पास जैसे मान लो स्टेट कॉलेजेस की मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यूपी के अगर बताऊं, तो यहाँ पे जनरल के लिए फर्स्ट ईयर की मैंने 36,000 फीस दी थी, सेकेंड ईयर से 27,000 दे रहा हूँ। हम्म, तो बहुत कम है, ठीक है। तो 27,000 फीस है, बाकी मेस का पैसा होता है, मेस तो देखो प्राइवेट होता है हर जगह, हम्म, तो वो 2,500 से 3,000, वो तो हर जगह, जैसे आप कहीं पे बाहर रहोगे टिफिन लगवाओगे या खाओगे तो 2,500 से 3,000 रुपए महीना वो खर्चा आता है। बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे आप खुद से बनाना चाहते हो या आपके ऊपर है अल्टीमेटली। ये तो आपको हो गया मोटा मोटा, मैंने बता दिया। अब आपने बहुत मेहनत की, आपने कहा नहीं यार मेरे को एम्स निकालना है, अब एम्स आपने निकाली, तो एम्स की 5 साल की फीस है 5,856 रुपए, मतलब लिटरली। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या सोचा है, ठीक है ना, अपने लिए आप कितनी मेहनत किए हो। हम्म, लाइक मैंने बताया कि मेरे कॉलेज की फीस ये है, अगर आप नीचे जाओगे, नीचे आपको गवर्नमेंट से सेमी गवर्नमेंट में आओगे तो फीस काफी ज्यादा ऊपर हो जाएगी। तो ये काफी ज्यादा रैशनल क्वेश्चन है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। मतलब आप, ये आपने जो बोला कि साइंस स्ट्रीम लेने से डॉक्टर बनने तक का सफर, या यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन कर रहा हूँ, डॉक्टर बनने में भाई प्रॉपर जो आप अच्छा डॉक्टर समझते हो 15 साल लगते हैं, ठीक है। मगर मैं मान रहा हूँ कि एमबीबीएस के बाद आप सिंस आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है तो वही कंसिडर कर रहा हूँ मैं। तो अल्टीमेटली मान लो यार कि 3 से 4 लाख या 4 से 5 लाख में अच्छे से हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छे से हो जाएगा। मतलब इसमें आप, मैं ट्रिप्स का भी पैसा जोड़ दे रहा हूँ कि तुम बीच में अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाओगे, मनाली शिमला, मैं ये सब इंक्लूड कर ले रहा हूँ, मतलब अच्छी जिंदगी जियोगे। और ये सब चीज का तुम एजुकेशन लोन भी उठा लोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। तो इसके लिए नहीं, मगर अगर तुम प्राइवेट से करोगे तो भाई मैंने जैसे शुरू में आपको बताया था, एमबीबीएस की फीस भी भाई 60 लाख से लेकर 2-2.5 करोड़ तक हो सकती है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा आपने घूमने मेहनत वाली करो तो। हाँ बिल्कुल हम्म, मेहनत करो तो मतलब अगर आपका जो है पैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आपको लग रहा है कि यार बहुत डिफिकल्ट होगा तो उतनी ही ज़्यादा मेहनत करो कि बिल्कुल 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 अच्छा बिल्कुल रैंक लाओ और ये प्राइवेट से थोड़ा पीछा छुड़ा के बिल्कुल। गवर्नमेंट में आओ तो एक वो नहीं रहता। एग्जैक्टली, जैसे मेरा फर्स्ट जॉब के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए मेरा फर्स्ट जॉब के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो एक ऐसा चीज था कि मतलब मेरा अराउंड 25 मार्क्स से गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रहा था। अब मेरे को मणिपाल आप जानते हो प्राइवेट का, इंडिया में टॉप का कॉलेज है, वो मिल रहा था मेरे को, बट उसकी फीस अराउंड 55-60 पड़ गई थी। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट इन दैट सिचुएशन, 55-60 मैं सही बताऊं तो 20 भी ना दे पाता, 10 भी ना दे पाता यार, ज्यादा बड़ी बात, एक साल का 10 लाख इस भी समय नहीं कहाँ से होता आएगा भाई। एवरेज जो मिडिल क्लास इंडियन है बहुत बड़ी मतलब अमाउंट होता एवरेज है दस मिडिल लाख क्लास फैमिली नहीं हो सकता। तो मैंने देखा कि भाई अपनी फैमिली की सिचुएशन ये तो नहीं है ना, हम्म, तो कैसे भी करके यार, पेरेंट्स तो यार अपने पेरेंट्स तो यार सही बता भगवान से भी ऊपर होते हैं, उनसे अगर बोलोगे ना तो कैसे भी करके तुम्हारा करा देंगे। मगर बिल्कुल अल्टीमेटली आप सिचुएशन घर की भी समझो, तो मैंने समझा, मैंने कहा कि नहीं यार इतना नहीं, अपन को गवर्नमेंट ही निकालना है। और जब अपन गवर्नमेंट निकाले, देखो यार जितने भी वो लोग 1 साल की फीस भरते हैं, सही बताओ उतने में तुम साइंस स्ट्रीम से लेके एमबीबीएस के बाद एमएस के बाद एमसीएच, उसके बाद तुम क्लिनिक क्लिनिक खोल के जितना तुम कर लोगे, उतना उन लोग का सोचो एमबीबीएस में से पैसा खर्चा हो जाता है। तो अल्टीमेटली तुम्हारी मेहनत के ऊपर है सब कुछ, कि बिल्कुल। तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। अच्छा आपने अभी बात करी कि फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट तो ऐसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं
मतलब ऐसा कुछ होता है क्या? नीट में एज लिमिट थी पहले, अब तो वो भी कोर्ट ने हटा दी है। मतलब आपने शायद सुना हो कि लास्ट ईयर एक 55 ईयर्स के थे, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल थे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, एंड ही ज्वाइंड एमबीबीएस। सो उन्होंने क्रैक किया एंड ज्वाइन किया। ओके, सो मतलब पहले तो लिमिट होती थी कि 17 से 25 होती थी, अब कोई लिमिट नहीं है और कोई अटेम्प्ट लिमिट भी नहीं होती है, सिंस क्योंकि यार यहाँ पे सीट बहुत कम है। तो मतलब गवर्नमेंट भी जानती कि भाई लोगों को वक्त लग जाता है पहुंचने में उस मुकाम तक, तो ऐसा ना हो किसी का ड्रीम टूट जाए। तो यहाँ पे नीट में आपके पास कोई लिमिट नहीं है। अब 10 साल दो, 15 साल दो, 20 साल दो, भाई जिंदगी भर देते रहो, मतलब कोई देना लिमिट नहीं नहीं है है। बट फिर भी बच्चों को बताना चाहिए। हाँ, मतलब एक बात बता रहा हूँ कि मतलब वो होता नहीं, जिसका यार सिलेक्शन 2-3 साल 4 साल में नहीं होता उसका नहीं होता, फिर आप वो भी जान जाता है कि यार नहीं हो एग्री। रहा है। क्योंकि मेहनत कर लोगे सही से 10 महीने तो उसी साल सिलेक्शन हो जाएगा। रही बात आईटी जेई की, तो आपको अगर जैसे आईटी चाहिए, जैसे आपको पता है कि जेई मेंस होता है और जेई एडवांस होता है। तो जेई मेंस होता है दैट इज फॉर एनआईटीज, आपको जेई मेंस देना पड़ेगा, आप जेई मेंस क्वालिफाई करोगे तो आप एनआईटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो एनआईटी के लिए आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक है, एंड 4 अटेम्प्ट मतलब 3 साल मिलते हैं 12th के बाद, ठीक है। और आपको जो आईटी आईटी के लिए अगर आपको चाहिए तो जे एडवांस देना पड़ता है, जे मेंस क्वालिफाई करते थे मैं जे एडवांस दोगे, उसके लिए सिर्फ 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, दैट इज 12th के साथ और 12th के 1 साल बाद, बस दैट इज एक ड्रॉप के बाद आप आईटी में नहीं जा सकते हो। दोनों तो कॉन्टिन्यूस देने ये पड़ते हैं, लिमिट है पहले जेई मतलब। देना पड़ता है फिर जेई हाँ मेंस? कंटिन्यूस। हाँ दोनों एक मतलब बार जेई में? मेंस दिया, मेंस दिया, आपने अच्छा नंबर लाया, ठीक है, आप क्वालिफाई कर लिए, देन आप एडवांस दोगे, एडवांस से आपकी सीट डिसाइड होगी विच आईटी यू आर गोइंग टू जॉइन अगर एंड नहीं विच हुआ तो ब्रांच, जैसे एनआईटी तो आप। है ही ना, ऐसा? हाँ एनआईटी है, मतलब अगर आपने जेई मेंस में अच्छा स्कोर किया होगा तो ये ऐसा है। ओके। तो अभी आपने घूमने मतलब ये फिरने है की कि बात करी थी, हाँ आप बोल रहे थे कुछ, सॉरी सॉरी, बिल्कुल। क्या आपने? हाँ ना ना ना, वो मैं यही बात कर रहा था कि जेई मेंस में मतलब आपको ये है कि लिमिट इधर से जेई वाले मतलब मैथ्स वाले साइड में आपके पास लिमिट है, नीट वाले साइड में तो भाई पूरा खोल दिया गवर्नमेंट ने कि भाई जितना देना चाहो उतना दो, यही है। हाँ अब बोलो। मेन क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जहाँ से मैं देख रहा हूँ, ऑल दो जितना अभी टच में हम, अब तो क्लियर हो गई ये बात, बट मैंने सुना ऐसा कि बिल्कुल। बहुत बोरिंग लाइफ होती है एक डॉक्टर की, मतलब जो जर्नी होती है बहुत ही बोरिंग होती है, टफ तो होती है और बोरिंग अलग होती है। ऐसा कुछ होता है? नहीं, मेरा देखो क्वेश्चन नहीं यार है, सही आपका बताए, एक्सपीरियंस जो है। मैं एकदम सीरियसली बताऊं तो होता क्या कि यार दुनिया के लिए डॉक्टर्स काफी सोफिस्टिकेटेड होते हैं, हम्म। काफी ज्यादा नोबल होते हैं, हाँ होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल होते हैं, मगर आखिरकार है तो इंसान ही ना। यार बिल्कुल। तुम चाहे तुम पीएम बन जाओ, अल्टीमेटली भाई तुम अकेले रहोगे तो तुम कुछ ना कुछ पागल वाली हरकत करोगे, तुम्हारा अपना होता है, तो मतलब जस्ट लाइक टाइम मिल दैट पाता यार। है आपको? क्वेश्चन ये है, क्या? टाइम मिल बिल्कुल, पाता है मतलब आपको? देखो यार टाइम बिल्कुल मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट ईयर में मैंने इतने, चाहे हॉस्टल की छत ढाकना हो, चाहे रात को भागना हो, चाहे कुछ जो चीज मना हो वही काम करना हो, लिटरली मतलब इंजीनियर्स तो ऐसे बदनाम हो गए हैं, मगर हम मेडिकोस भी कुछ कम मतलब ऐसे ये सब नहीं करते हैं, फुल करते हैं। देखो सारी चीजें जो भी करते हैं फुल फुल ऑन मस्ती करते हैं, घूमते टहलते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में तो ऐसा था, मेरे को याद है कि 2-3 दिन 4 दिन की छुट्टी होती थी, फॉर एग्जाम्पल 3-4 दिन की छुट्टी लगातार पड़ रही है, तो हम लोग तो चलो हॉस्टल में, तो कुछ लोग पता चला यार डलहौजी निकल गए, कोई कहीं निकल गया, कोई कहीं निकल गया। तो ऐसा नहीं, घूमते टहलते तो बहुत रहते हैं भाई लिटरली। तो ये सब चलता रहता है। जैसे मेरी जब भरत भाई के साथ पहली बार बात हुई थी, तो उस टाइम मैं खुद देहरादून में था, तो ये सब चलता रहता है यार कि मतलब जब छुट्टी मिलती है लिटरली, आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को खुद नहीं पता कल मान लो छुट्टी मिली, मेरा मन हुआ चलो भाई घूम आते हैं, ऐसा होता है। हाँ वर्क लाइफ आपको बैलेंस करना पड़ता है, जब एक बार आप डॉक्टर बन जाओगे तो आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जैसे मैं बन जाऊंगा, मैं जब एमबीबीएस कर लिया, मेरा कंप्लीट हो गया, मैं किसी हॉस्पिटल में रिक्रूट हो गया, तो तब मेरे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, हॉलीडेज ऐसे नहीं ले सकता, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, लाइक पेशेंट्स आ रहे हैं, कुछ होता नहीं कि आपके नाम से है, मेरे को ही दिखाना है उनको, तो पेशेंट ना खाली लौटे, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। नहीं, एक बाकी जॉब ऐसा में नहीं है और ड्यूटी में आप। डिफरेंस होता है। आपकी जॉब मतलब जॉब अलग बात होती है, एक नॉर्मल पर्सन की जॉब लगती है, डॉक्टर एग्जैक्टली की ड्यूटी एग्जैक्टली, होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ड्यूटी होती है, और मैंने एग्जैक्टली देखा है काफी ज्यादा डॉक्टर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छे से निभाते हैं उसे। बिल्कुल बिल्कुल यार, निभाना पड़ता है अपना, काफी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, मगर हाँ ऐसा नहीं रहता, आप अपनी फैमिली के साथ, आपकी कल को आपकी फैमिली भी होगी, तो आप, मैंने बहुत डॉक्टर्स को देखा है वो वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है, जैसे उन्होंने ऑफ ले लिया 30 डेज का एंड लिटरली वेंट। तो आपके ऊपर है, आप आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना है, सब कुछ करना है भाई। देखो मैं ही एमबीबीएस कर रहा हूँ, यूट्यूब भी कर रहा हूँ, और भी भाई अपना म्यूजिक में भी हूँ, तो सब अपने ऊपर है यार अल्टीमेटली। अगर आपने तो अभी तक ये रिदम रहता का है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल नहीं देखा तो ज़रूर देखना। आपको बहुत ड्रम प्ले करते हुए भी रिदम की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी रिदम जो है प्ले करते हैं। एंड एक अच्छा। लास्ट क्वेश्चन है, और वो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। हम्म।
कि हाउ टू मैनेज ओ, टाइम, ये एक बच्चे का क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है। ऑल्दो HSBC से करा था उन्होंने, हरियाणा बोर्ड था, अब उन्होंने 11th में साइंस ले ली है। तो उनका क्वेश्चन ये अच्छा। है कि सर ऑनलाइन क्लासेस होती है, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ऑप्ट किया है, तो ऑनलाइन क्लासेस होती है सर, और स्कूल अलग होता है, और सेल्फ स्टडी जैसे आपने कहा कि 10% ही ये कोचिंग मैटर करती है, 90% तो खुद की मेहनत मैटर करती है। तो बिल्कुल ये सारी बिल्कुल। की सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है? देखो यार, मैं एक चीज आप लोग को आज सिखाता हूँ कि 100% रूल अपनाओ। मैं मतलब जो एकदम लिटरली जो मैं अपने साथ अपनाता हूँ वही मैं आपको भी आज सिखा रहा हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं लिटरली उसको 100% देता हूँ। लाइक अभी मैं आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, हम्म, ठीक है? तो शूट करो तो ये नहीं किसी के साथ साथ मैं सोचूं कि यार थोड़ा सा किताब भी देख लूं या कुछ और काम कर लूं साइड वाइज, नहीं। 100% डेडिकेशन होना चाहिए। मैं पढ़ रहा होता हूँ तो 100%। मैंने बहुत लोग को देखा, आप लोग भी ऐसा करते हो कि पढ़ते पढ़ते पता चला ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हो, आप यूट्यूब पे पता चला कहीं और ही निकल गए, आधे घंटे बाद याद है कि मैं पढ़ रहा था। तो पहली चीज आपको क्या करना है कि अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे आपको पता है कि यार कितने घंटे की स्लीप जरूरी है, तो 6 से 8 घंटे की स्लीप जरूरी है। 6 से 8 घंटा मैंने यहाँ निकाल दिया। बेसिक एक्टिविटी के लिए अपने 2-3 घंटा निकाल दिया दिन का, चलो 11 घंटे अपने निकल गए। 3-4 घंटे अपने इंटरटेनमेंट के निकाल लिया, 15 घंटे निकल गए। 6 घंटे स्कूल के लिए निकाल दिया, 21 घंटे निकल गए। 3 घंटे तब भी सेल्फ स्टडी के लिए बच रहा। हम्म, तो अल्टीमेटली अगर आप हर चीज पे फुली कंसेंट्रेटेड रहोगे तो काफी ज्यादा टाइम बचता है। मतलब मैं जब अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं लिटरली 12-12 14-14 घंटे भी पढ़ा हूंगा, और मैं सोता भी सही था। और ऐसा बहुत लोग सोचते हो कि यार मैं सोशल मीडिया से कट ऑफ हो गया हूँ। भाई लिटरली मैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सब जगह एक्टिव था। मतलब कोई अगर जैसे कोई थर्ड पर्सन देखे ना जो मेरे को नहीं जानता है तो कहेगा बताओ यार इसका एग्जाम आने वाला है, इंस्टा बैठ के चला रहा है, क्या ही होगा इसका। तो लोग जजमेंटल हो सकते हैं, ठीक है, मगर यू नो कि व्हाट यू आर डूइंग। सो जब मैं कुछ भी करता था, मैं मतलब एक हमेशा से एग्जांपल देता हूँ कि मान लो फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में किसी की शादी पड़ी या किसी की रिलेटिव की शादी पड़ी, आपके घर में कार्ड आया, ठीक है। अब आप गए नहीं ये सोच के कि मेरे को पढ़ना है यहाँ पे, मैं घर पे रुक गया, ठीक है। अब वो लोग वहां पे गए हुए हैं। अब थोड़ी देर बाद आपका मन भटकने लगा, यार शादी में चले हुए थे, बढ़िया कुछ खा रहे होते, इस टाइम बैठ के नाच रहे होते, वॉट, हम लोग एंजॉय कर रहे होते। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, आप ना टाइम यहाँ वेस्ट के रहे ना वहां के रहे, बिल्कुल सही बात टाइम है। वेस्ट हुआ, ठीक है, टाइम वेस्ट हुआ। अब दूसरा ऑप्शन क्या, आप शादी में चले गए। शादी में चले गए, अब वहां चले गए तो अब आपके मन में आ रहा है अरे यार बेकार में यहाँ पे आ गया, घर पे होते तो ये टॉपिक खत्म कर लिया होता, हम्म, वो खत्म कर लिया होता। तो आपने दोनों जगह जाके क्या किया, नहीं गए तो भी टाइम वेस्ट किया, वहां गए तो भी टाइम वेस्ट किया। बिल्कुल, मेरा दोनों जगह मानना है भाई एंजॉय अगर नहीं कर शादी पाए। में जाए तो आप इतना एंजॉय करो, आप विश्वास नहीं करोगे। मेरा मई में एग्जाम था, मई में 5th में को मेरा 5th में 2019 को एग्जाम था। एंड जनवरी की बात है, मेरे भैया ही आस्क्ड मी कि उनकी जॉब लगी थी तो उन्होंने बोला चलो यार कहीं घूमने चलते हैं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं 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 तुम्हारा एग्जाम आ रहा है। हमने कहा नहीं बिल्कुल चलेंगे घूमने चलेंगे। कहेंगे यार तुम्हारे 2 महीने बाद एग्जाम है यार। हमने कहा नहीं मेरे को ब्रेक चाहिए। मैं लिटरली ऐसे जैसे आज बैठा हूँ, कल का टिकट बुक हुआ, मैंने नैनीताल निकल गया, और नैनीताल में लिटरली 4-5 दिन रुका। मतलब लोग 2 दिन में घूम के वापस आए थे, मैं वहीं पे होटल में ही मतलब रुका रहता था, मस्त देखता था यार ये सीनिक ब्यूटी ये वो। एक रिलैक्स मिलता है अपना वहां पे। क्या लिटरली मैं भूल गया कि मैं नीट एस्पिरेंट भी हूँ, क्योंकि वही अगेन आ गया 100% रूल। मैं जब वहां पे गया तो मैं वहीं पे रहता हूँ, मैं जहां पे जा रहे हो वहीं पे रहो। जब तुम ये सब के ऊपर कमांड एक ले आओगे ना कि जो भी कर रहे हो उसमें 100% अपना दे लोगे, तो टाइम इतना बचेगा कि तुम खुद सोचोगे यार दिन में 24 की जगह 26 घंटे होने लगे क्या। मतलब लिटरली मैंने अपने ऊपर ये करके देखा है, अपने ऊपर एक्सपीरियंस ये किया ये चीजें कि जब मैं अपना 100% देता हूँ तो बहुत टाइम बचा लेता हूँ। तो पहली चीज क्या होता है, जो टाइम जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ये शादी वाला ये वाला, ये होता है हम लोग के साथ, अक्सर होता है। हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो गाना गा रहे होते हैं, तो मतलब होता है। आप देखते होगे कि हम लोग कितना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं ऐसे। हम लोग बिल्कुल। 10 घंटे बैठते हैं तो पता चला पढ़ाई 5 घंटे की होती है, नहीं, मैं कुछ आपकी बात से सोच में बिल्कुल डूब एग्री जाते करता हूँ। हैं। आपकी ये बात अच्छी है, तो आपने ये बोला है कि हर मिनट को एंजॉय करो, जो भी कर रहे हो उसको एंजॉय करो। अगर आप एग्जैक्टली पढ़ाई exactly. कर रहे हो और फिर मन इंस्टाग्राम पे है कि उसका मैसेज नहीं आया, तो कुछ नहीं हो सकता। सही बात है, सही बात है। तो इसका मतलब भाई जो भी मतलब आप यार कर। लिटरली बोलो बोलो। बिल्कुल बिल्कुल उसमें शिद्दत से करो, एकदम शिद्दत से करो। भाई इंस्टाग्राम चला तो भूल जाओ यार तुम नीट एस्पिरेंट हो, जे एस्पिरेंट हो, हम्म, भूल जाओ। आधे घंटे डिसाइड किया है, आधे घंटे का टाइमर लगा लो, आधे घंटे मस्त चैटिंग करो, जिससे करना उससे करो भाई, कोई नहीं रोक रहा, हम्म, ठीक है, मगर आधे घंटे बाद वापस आ जाओ पढ़ाई एक में, टाइम लिमिट ठीक है होनी ना। चाहिए हर ये नहीं कि चीज़ की। आने के बाद बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल हर चीज की टाइम लिमिट बना लो, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल रखो, 5-10 मिनट इधर उधर चलेगा, मगर हाँ ये अपने पास ये बना लो तो तुम स्कूल
कोचिंग, ये सब जो जितनी सारी चीजें सब मैनेज हो जाएगी। थोड़ा सा शुरू में प्रॉब्लम होगी, मगर कोई भी चीज है ना, वही जो बोलते हैं, कोई अच्छी आदत या बुरी आदत पालने में 21 दिन लगते हैं बस। तो बस आज से 21 दिन जोड़ दो, नई आदत लग जाएगी ये। ओके, तो वैसे ये सही रहेगा। सारे हमारे क्वेश्चन तो खत्म हो गया, बट एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम्म, अभी आप एमबीबीएस कर रहे हो, अगर आपको कोई हम्म। एडवाइस देनी हो उस रिदम को जो इस टाइम अभी 11th क्लास में गया है, जिसने अभी बिल्कुल 11th क्लास स्टार्ट किया है, अगर आपके पास कोई टाइम मशीन आ जाए तो उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? और ये बाकी बच्चों के लिए भी ऑब्वियसली हेल्पफुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं जब 11th में था, तो जैसे होता है कि यार हम लोग में से बहुत लोग जब 10th से 11th में आते हैं तो ड्रीम्स देखते हैं बस, ठीक है ना, कि हमको ये बनना है। हम लोग के पास प्रॉपर विजन नहीं होता है, हम लोग को पता नहीं होता कि इसके लिए हम लोग को करना क्या एग्जैक्टली है, कितनी मेहनत चाहिए इस चीज में। लाइक कि हाँ यार, मेरे को यार डॉक्टर बनना है, ठीक है, अच्छी बात है, सब लोग बड़ा ही बड़ा सोचते हैं। कोई आज तक नहीं देखते हुए बोलते हुए मिला होगा कि नहीं यार मेरे को तो टैक्सी ड्राइवर बनना है, कभी कोई नहीं बोलता। मगर हम ही लोग की सोसाइटी में से कोई इसमें भी जाता है, कोई इसमें भी जाता है। आखिर डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है कि हम लोग को उस चीज, जो भी चीज जैसे जान रहे हो, जैसे आपने आज सोचा है नीट मेरे को निकालना है, तो पहले सर्च करो कि कितने मार्क्स पे आपके रिस्पेक्टिव स्टेट में, कितने मार्क्स पे सिलेक्शन अभी करंट सिनेरियो में हो रहा है। और फिर देखो कि वो मार्क्स लाने के लिए क्या क्या अपना सिलेबस होता है, मतलब एक फ्रेमवर्क तैयार करो। मेरे साथ क्या था कि वो फ्रेमवर्क उतनी अच्छी से रेडी नहीं हो पाया था। मतलब मैं जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है लिटरली वो करा जा रहा हूँ, जैसे केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है तो करा जा रहा हूँ, बायोलॉजी नहीं मन कर रहा तो नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये नहीं करना, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या कि आज आपके पास इतना बेटर गाइडेंस के ऑप्शंस होते हैं कि आपको कोई गाइड कर पा रहा है, ठीक है। मेरे पास तो मेरे फैमिली में कोई दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल। मतलब सब लोग तो मेरे को इंसिस्ट कर रहे थे कि मैथ्स ले लो, मैथ्स में करियर ऑप्शंस ज्यादा है, ठीक है, एंड होते भी है करियर ऑप्शंस कंपेरेटिव टू बायोलॉजी, ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मेरे को ज्यादातर लोग बोल रहे थे, बट स्टिल मेरे को डॉक्टर बनना था। अगेन वही वाली बात है कि भाई ड्रीम तो डॉक्टर है, मगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बायोलॉजी में नहीं आ रहा, तो क्या करें। मगर भाई डॉक्टर बनना था तो ऑप्शन तो नहीं था कि मैथ्स लेके तो डॉक्टर बन नहीं सकते, तो आई ऑप्टेड फॉर इट। तो मैं अगर अपने आप को बताना चाहूंगा तो यही बताना चाहूंगा कि पहली चीज, अगर एकदम तेरे को डॉक्टर बनना है तो समझ जाओ कि उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, कितने साल डेडिकेट करने हैं, क्या क्या चीजें सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेगी, और क्या क्या चीजें आपको मिलेगी। जब इतनी चीजें क्लियर हो जाएगी भाई, तो अल्टीमेटली यार एक बार दिखने लगेगी ना चीजें कि हाँ यार ये है, तो बस फिर वही मछली की आंख जैसे देखेगा तो उसे निशाना लगा लोगे यार। बिल्कुल, और ये जो एडवाइस है वो हर बच्चे के लिए है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम का हो। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल। आईएएस बनना है, तो अगर आपको यही नहीं पता है कि आईएएस की फुल फॉर्म क्या है तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको जहां तक दिख सही रहा है बात है, वहां सही तक बात है। देखो। अगर आपको एमबीबीएस बनना है, एमबीबीएस करनी है, डॉक्टर बनना है, तो अगर आपको 12 तक का दिख रहा है तो वहां तक देखो, जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक देखो। अगर आपको नीट निकालना है तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस तो एटलीस्ट पता होना एग्जैक्टली। चाहिए, सारी की सारी चीज़ें। बिल्कुल तो बिल्कुल। अच्छा, ये नीट का सिलेबस जो होता है वो 11-12 से रिलेटेड होता है? आपका जो नीट का सिलेबस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, एंड एनसीईआरटी आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। अब फिजिक्स में स्कोप रहता है कि आपको ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल्स हैं तो थोड़े कंसेप्चुअल ट्रिकी रहेंगे, वही सेम गोज विद केमिस्ट्री। बायोलॉजी अब तो जब से एनटीए कराने लगा है नीट, तो तब से एकदम प्योरली एनसीईआरटी पे आ रही है, बस ट्रिकी उसी को करते रहते हैं, घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। तो एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, और 11-12 का ही सिलेबस है, मतलब उससे कुछ अलग हटके आपको नहीं करना है। तो ये आपके लिए अच्छा है, कुछ ओके। मतलब नया नहीं करना। ओके रिदम, तो वैसे तो हमारी वीडियो वगैरह ख़त्म हो गई है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन सबको बिल्कुल। बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता ही दिया मैंने बीच में, रिदम का एक खुद का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर वो हर बच्चे को गाइड करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। आप वैसे तो और भी बहुत सारी, मेरे को भी ऐसा लगता था कि जो साइंस वाले बच्चे हैं पूरे दिन पढ़ते हैं और बहुत डिफिकल्ट होती है लाइफ और बहुत स्टडी से रिलेटेड होती है, बट ब्लॉग भी है रिदम के, तो उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपको बता पाएंगे, अच्छे से गाइड कर पाएंगे, और उन बच्चों के लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आगे साइंस स्ट्रीम लेकर एमबीबीएस वगैरह करना चाहते हैं। ओके, रिदम के चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी अगर आप डॉक्टर रिदम श्रीवास्तव लिखोगे ना, तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। देख रहे हो विजन कितना क्लियर है, दैट इज डॉक्टर रिदम श्रीवास्तव। और स्पेलिंग जो है वो अच्छे से देख लेना और करेक्ट स्पेलिंग लिखना। और बाकी हमारे चैनल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट गेस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय। या